आपका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे डेली करंट अफेयर्स 27 अगस्त का। और दिन जो भी पढ़ने वाले हो माइंड से पढ़े। तो पहले पढ़ते पहले न्यूज़ किसी तरफ से आ रहा है। तो पहला न्यूज़ आ रहा है सेबी तरफ से। और सेबी ने नया गाइडलाइन लॉन्च किया है फॉर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और फिर जो लार्ज वैल्यू फंड होते हैं इनके इसके लिए। तो हम पहले तो ये समझते हैं क्या होता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ये वो जो कि इन्वेस्ट किया जाता है अदर देन स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट या तो कैश इन्वेस्टमेंट में। तो इसके अलावा कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, प्राइवेट इक्विटी फंड हो या वर्चुअल कैपिटल फंड हो या एंजल फंड्स हो, जो भी फंड हो, तो उस केस को बोला जाता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। और इसमें जो है बड़े बड़े कंपनीज जो है इन्वेस्ट करती है, ठीक है, बड़े बड़े फर्म जो है इन्वेस्ट करती है, वो जैसे बैंक हो गया या इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो गई, ये जो है इन्वेस्ट करती है इस फंड में। और इसका सीधा कारण यही है कि इसमें आम आदमी जो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज जो इसमें लिमिट है उसकी वजह से। इसमें जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 25 लाख रुपए है, जिसके से बड़े बड़े जो है फर्म्स इन्वेस्ट करते हैं और अपना जो भी पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्स किया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अदर देन स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट से ये बहुत अलग है, ठीक है। तो इसमें जब भी कभी अगर स्टॉक मार्केट में अगर क्रैश हुआ तो इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में, जिसके से जो भी बड़े बड़े फर्म्स होते हैं वो भी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करने के लिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में जो है अपना पैसा डालते हैं, ठीक है, अपना इन्वेस्टमेंट डालते हैं। अब इस फंड को जो है 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। जैसे कि डेली करंट अफेयर्स वीडियो तो हम सारा डीप में नहीं जाएंगे, मैं आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे देता हूँ। तो अगर कैटेगरी 1 में बात करें तो इस कैटेगरी में ये फंड जो है इन्वेस्ट किया जाता है स्टार्टअप्स में या तो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज जो रहते हैं वैसे वाले बिजनेस में। तो इसकी अगर टाइप देखो तो आपको मिलेगा जैसे एंजल फंड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, सोशल वेंचर फंड हो गया या वेंचर कैपिटल फंड्स हो गए। तो ये सारे फंड्स को बोला जाता है कैपिटल कैटेगरी 1 का जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है इसको। इसके कैटेगरी 2 की बात करें तो इसमें आता है डेब्ट फंड, फंड्स ऑफ फंड्स और प्राइवेट इक्विटी फंड, ठीक है। उसका थर्ड कैटेगरी की बात करें तो उसमें आता है हज फंड, जिसमें डिफरेंट जो है फंड एक साथ इंक्लूड होता है। और उसका आता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड। तो ये सारा का सारा जो है कैटेगरी 3 का पार्ट है। अब इसके साथ ही जो हाई वैल्यू फंड है, जैसे नाम से पता लग रहा है कि हाई वैल्यू फंड मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू वाला फंड की बात कर रहे हैं हम, तो ये भी जो है आता है अंडर दी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की ही। और इसमें जो है इन्वेस्टमेंट होती है वो 70 करोड़ की रहती है, ठीक है, कम से कम 70 करोड़ जो है जो भी इन्वेस्टर है उनको लगाना पड़ेगा, तब जाके उस फंड को बोला जाएगा लार्ज वैल्यू फंड। अब हम चलते हैं हमारे जो न्यूज़ है उसके बारे में, तो आपको अच्छे समझ आएगा। तो उसके ऊपर बढ़े तो इसमें आएगी सेबी ने नया गाइडलाइन लॉन्च किया फॉर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में। तो इसमें बोला गया एज पर दिस गाइडलाइन जो कैटेगरी 1 मतलब स्टार्टअप्स और कैटेगरी 2 जो ऑपरेशन में जो पैसा लगाता है उसको बोला था कैटेगरी 2, जिनको अलाउ रहेगा कि ये जो है लोन ले पाएंगे टेम्प्रेरी पर्पस के लिए, ठीक है, ये जो है बोरोइंग कर पाएंगे, टेम्प्रेरी फंडिंग उठा पाएंगे। और ये जो है फंडिंग जो भी उठाएंगे वो मोर देन 30 डेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बोला गया है बाई से भी। और इसमें बोला गया है कि ये मैक्सिमम 4 बार ये ले सकते हैं। और इसमें जो कूलिंग टाइम वो 30 डेज का रहेगा, मतलब कि अगर 30 दिन का उन्होंने लोन ले लिया तो नेक्स्ट 30 डेज तक वो लोन नहीं ले पाएंगे, उसके नेक्स्ट 30 डेज के बाद ही जो है लोन ले पाएंगे। और ऐसे करके वो 4 बार मैक्स टू मैक्स ले सकते हैं। और इसमें ये भी बोला गया कि जो भी उनका इन्वेस्टमेंट फंड रहेगा उसका वो 10% से ज़्यादा जो है लोन नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये सेबी ने अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया इनकी गाइडलाइन में, और उसी का मैं आपको समराइज फॉर्म में ये बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट अगर हम गाइडलाइन देखें तो ये आ रहा है कि जो वर्चुअल कैपिटल फंड है ये माइग्रेट कर सकता है जो भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूल्स होता है उसमें, ठीक है। तो अब तक इनके लिए वो स्पेसिफिक रूल था, तो ये रूल जो है इनकी जो भी रूल्स है वो माइग्रेट कर पाएंगे जो भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के जो रूल्स होते हैं इसमें। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है और अब मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा डीप में जाना भी नहीं है। इसमें अगर देखें तो इनको ऑप्शन दिए कि वो जो है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का जो रेगुलेशंस है उसमें आ सकते हैं और वो जो है हैंडल कर पाएंगे जो भी लिक्विडाइज्ड मतलब कि जो कैश में नहीं पड़ा हुआ पैसा वो वाला इन्वेस्टमेंट जो है कर पाएंगे एट द टेन्योरी ऑफ देयर स्कीम। जो भी स्कीम है ये एंड होने से पहले, और इसमें जो है डेट दिया गया है वो 19 जुलाई 2025 दिया गया है। तो इस डेट से पहले जो भी वर्चुअल कैपिटल फंड्स हैं वो अपना जो है माइग्रेशन कर पाएंगे टू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में। इसके साथ ही जो सेबी ने अलाउ कर दिया जो भी लार्ज वैल्यू फंड मतलब क्या, जिसका 70 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो तो उनको जो है एक्सटेंड कर दिया उनका टर्नओवर कुछ 5 साल भी है। तो आपको याद रखना कि 5 साल के लिए इनका जो है टर्नओवर जो है इस फंड का एक्सटेंड कर दिया गया। अभी 5 साल और ये जो है फंड चलेगा। तो इसका जो है डेट खत्म होने वाला था तो सेबी ने इसका एक्सटेंशन कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स आरबीआई तरफ से आ रहा है कि आरबीआई ने रिलीज किया नया फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब पहले तो हम ये समझते हैं क्या होता है सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का नॉन गवर्नमेंटल एंटिटी है जिसका काम होता है कि जो भी एनफोर्स करना
इंडस्ट्री रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। तो इसमें जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि रेगुलेशन और स्टैंडर्ड और अथॉरिटी, ये तीन से नाम से पता लग रहा है कि कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे जो भी छोटे ऑर्गेनाइजेशन उसको अथॉरिटी मतलब कि देखभाल करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए आरबीआई जैसे देखभाल करता है बैंक का, तो ऐसे कोई इंस्टीट्यूट्स है, लेकिन ये नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज होंगी। तो इसमें काम कौन सी, इसके एग्जाम्पल देखते तो आपको मिलेगा कि एक है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बीएससी और पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। ये आपको 4 एग्जाम्पल दिख रहे होंगे जिनका काम होता है ऑथराइज करना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, डिफरेंट फंड्स को। जैसे कि म्यूचुअल फंड, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड का काम है जो भी म्यूचुअल फंड होता है उसको जो है ऑथराइज करना। फिर एनएससी आपको पता होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका काम है जो भी स्टॉक मार्केट है, या और बीएससी जो भी स्टॉक मार्केट है उसको जो है ऑथराइज करता है। उसका जो भी रूल और रेगुलेशन है, जो भी स्टैंडर्ड्स है, उसको उसके ऊपर जो है देखभाल करने का काम करता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, इस न्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको मिलेगा कि जो भी ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेटअप करना पड़ेगा इनको नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी के तौर पे, और ये रजिस्टर्ड होगा अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ये एग्जाम्पल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं जो भी सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट है 2013 का, लेकिन तब भी अगर आप याद रख पाते तो बहुत बढ़िया है। अब इसके अंतर्गत बोला गया कि जो भी ये SRO रहेगा, इनके लिए इनका जो मिनिमम नेटवर्थ जो है 10 करोड़ लेना पड़ेगा, तभी जो है ये सेटअप कर पाएंगे नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी। और इसके साथ बोला गया है कि इनको जो भी इनका शेयर होल्डरिंग है उसको डाइवर्स करना पड़ेगा, और उसमें कोई भी इक्विटी अलाउड नहीं रहेगा कि वो जो है 10% या 10% ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल जो है उससे ज़्यादा जो है रख पाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 वर्ड आपको ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ये 2 पॉइंट, ठीक है। इससे ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है इस न्यूज़ में। नेक्स्ट करंट अफेयर पढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर टेबल फॉर्म में कि इंडस बैंक को लाइसेंस मिल गया कि वो सेटअप कर पाएंगे म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट बिजनेस, और ये लाइसेंस जो है दिया गया है आरबीआई के थ्रू। और इसके बाद जो भी इंडस बैंक है वो उसको जो है ग्रांट कर दिया, इंडस बैंक को जो है ग्रांट कर दिया गया कि वो जो भी उनका इक्विटी कैपिटल है वो भी जो है लगा पाएंगे जो एसेट इन्वेस्टमेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो बनाने वाली है इंडस बैंक उसमें। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आरबीआई की तरफ से आ रहा है। नेक्स्ट आता है एक कोलैबोरेशन जिसमें आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड ने पार्टनर किया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, और ये जो है एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रही है जिसका नाम है ABC AU कार्ड। और इस क्रेडिट कार्ड में जो है आपको 4 वेरिएंट मिलेगी, जैसे कि ABC AU फ्लैक्स जो कि अफोर्डेबल ऑप्शन में आता है, दूसरा है AU नेक्स्ट जो कि स्पेशल डिज़ाइन है जो भी मिलीनियंस है, मतलब कि जो भी पर्सन बॉर्न हुए 1981 से लेकर 1966 तक, तो उनके लिए स्पेशली कार्ड डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है ABC AU प्रो जो भी प्रीमियम हाई एंड कस्टमर है उनके लिए कार्ड डिज़ाइन किया गया है। और उसके बाद वाला है ABC AU बिच जो कि बिजनेस के लिए जो है डेवलप किया गया है। अब ये कार्ड जो है 2 वेरिएंट में अवेलेबल होगा, एक होगा वीज़ा में और दूसरा होगा रुपे कार्ड में, मतलब कि रुपे और वीज़ा का जो है नेटवर्क यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो मैं कभी आपको बाद में ये एक्सप्लेन करूँगा क्या होता है वीज़ा का नेटवर्क और क्या होता है रुपये का नेटवर्क। आपका जो कमेंट है दूसरे स्टूडेंट को भी बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्या हमारा, तो ये लॉन्चेस आ रहा है, ये आ रहा है कि M1 नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विस प्लेटफॉर्म गिफ्ट सिटी गांधीनगर में लॉन्च किया गया है। अब ये क्या करेगा, ये प्लेटफॉर्म अलाउ करेगा जो भी इंडिया के MSME है कि वो जो है ग्लोबल फाइनेंसिंग उठा पाए, ठीक है, और वो जो है लिक्विडिटी अपनी बढ़ा पाए, उसी के लिए ये लॉन्च किया गया है। अब ये लॉन्च किया गया पार्टनर करके विद SBI का जो गिफ्ट सिटी वाला जो बैंक है उसके साथ जो है आपको मिलेगा कि येस बैंक के साथ भी पार्टनर किया हुआ है, उसके बाद यूनियन बैंक के साथ भी पार्टनर किया हुआ है, ठीक है, और डिफरेंट जो है बैंक और एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर से पार्टनर किया हुआ है। बट हमारे एग्जाम पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है SBI का जो गिफ्ट सिटी वाला है वो इंपॉर्टेंट है, और जो येस बैंक है आपको ये दोनों चीज़ याद रखनी है। इसका एक और चीज़ याद रखनी है कि इंडस बैंक जो है पहला बैंक था जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस प्लेटफॉर्म में, तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने लॉन्च किया है गृह रक्षक। तो गृह रक्षक एक तरह का होम लोन स्कीम है जो कि आर्म फोर्स के लिए लॉन्च किया गया बाय LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ये देखिए ये LIC जो है उससे डिफरेंट है, ठीक है, ये LIC की पूरी डिफरेंट कंपनी है, ऐसा नहीं कि LIC का पार्ट है, LIC का सब्सिडी है, लेकिन डिफरेंट कंपनी है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद ये बात करती है ये जो है आर्म फोर्स जो होने वाले हैं जिनको ये होम लोन स्कीम देने जा रहे हैं, ये जो स्कीम जो दिया जाएगा होम लोन स्कीम, ये आर्म फोर्स के जो भी सर्विंग पर्सन है उनको दिया जाएगा, इवन जो रिटायर्ड पर्सन है उनको भी दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन रखी है
LIC हाउसिंग फाइनेंस ने कि जो भी इंटरेस्ट रेट है वो होगा 8.4% में होम लोन का, लेकिन उसके लिए जो भी सिविल का स्कोर है वो 750 से ज़्यादा होना चाहिए उस पर्सन का, तभी वो जो है इसका लाभ ले सकता है। इसके बाद बोला है कि इसमें जो भी प्रोसेसिंग फ़ी लगती है जब भी कभी लोन लिया जाता है तो वो जो है पूरा का पूरा रिमूव है इंडस बैंक में, और इसके लिए एक स्पेसिफिक डेट रखा गया है, वो रखेगा 30 सितंबर 2024 तक। तो 30 सितंबर 2024 तक जो भी होम लोन लेगा उनके लिए ये जो है उस आम पर्सनल्स के लिए ये जो है रूल लागू होगा। तो आपको ये डेट भी याद रखना है, ये जो रूल कब लागू होगा। अब नेक्स्ट अवार्ड के ऊपर पढ़ते हैं। तो ये आ रहा है एम्बेसडर ऑफ इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर का एक अवार्ड दिया गया था, और ये अवार्ड जो है दिया गया था बाय 15 इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था वहाँ पे, और इसमें जो है विनर बनाया गया है रामचरण जी को। तो आपको ये चीज़ जो है ध्यान रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट काइंड ऑफ से बढ़ता है। तो नेक्स्ट काइंड ऑफ से इन्वेस्टमेंट की तरफ से आ रहा है, जिसमें एक सिंगापुरी कंपनी ने कुछ 36,000 करोड़ जो है इन्वेस्ट करने की बात की है तमिलनाडु के एक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में। और ये जो है इंडिया का पहला स्टेट बन चुका है तमिलनाडु जो कि कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन करने वाला है, वो भी इतने बड़े स्केल में। तो ये स्टेट का न्यूज़ है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक लोन है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ दिया गया है 5,000 करोड़ का लोन, और ये दिया है सेल को। सेल मतलब कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, और ये दिया गया कि जो भी सेल का जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कवर करने के लिए। तो इसके अंतर्गत जो भी BOI है वो इंटरेस्ट लेने वाले को 7.49% का, और ये जो है 5 साल के लिए दिया गया है, ठीक है। और ये जो है लिंक है टू 364 डेज का जो ट्रेजरी बिल है उसके साथ। तो ये सारे का सारा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एग्जाम के लिए इतने पढ़ो, इतने काफ़ी है, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये हो गया हमारा डेली करंट अफेयर्स जो भी 27 अगस्त का था वो। और हमारा इधर ओनली मोटिव यही है कि आपको जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, और शॉर्ट में और क्रिस्प में कंटेंट हो जिसके से रिविजन करने में हेल्प हो। अब ऐसा कंटेंट पढ़ने का फ़ायदा ही क्या जिसमें आप उस चीज़ को रिवाइज ना कर पाओ, ठीक है। तो अगर आपको इसका PDF तो आप इस वाले लिंक में जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको इसका मंथली और वीकली PDF चाहिए इसी फॉर्म में तो आपको इधर ही मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर ऐसी कंटेंट देखते हैं तो सब्सक्राइब चैनल। सो अब अगले मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।